बुक बातें में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और गहरे लेख पर बात करने वाले हैं। इसका शीर्षक है अतीत के चलचित्र, एक शांत स्मृति। और इसे पढ़ते हुए मुझे सच में लगा जैसे कोई महादेवी वर्मा की शैली में लिख रहा हो, पर इसकी अपनी एक अलग बहुत ही पर्सनल सी खुशबू है। तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा का मकसद यही समझना है कि ये यादें, ये अतीत हमारे लिए असल में क्या है। क्या ये सिर्फ बीती हुई कहानियां हैं या फिर हमारी पहचान का कोई जिंदा हिस्सा? बिल्कुल। और ये लेख इस सवाल का जवाब बहुत ही काव्यात्मक ढंग से देता है। ये कोई थ्योरी नहीं है, कोई विश्लेषण नहीं है। ये तो एक एहसास की यात्रा है। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है ना। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हम अपने अतीत के साथ, अपनी यादों के साथ कैसा रिश्ता रखते हैं। चलिए तो फिर इसी यात्रा पर चलते हैं। लेख की पहली लाइन ने मुझे रोक दिया। अतीत मरा नहीं है, वो हमारे भीतर कहीं सांस लेता रहता है। ये जो सांस लेने वाली बात है ना, ये बहुत गहरी है। ऐसा नहीं कहा गया कि अतीत जिंदा है, बल्कि वो सांस लेता है। मुझे लगा ये कहने का तरीका है कि हमारा अतीत एक एक्टिव प्रोसेस है, कोई कोने में पड़ी हुई चीज नहीं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सांस लेना मतलब एक लय, एक रिदम। ये जीवन का सबसे बुनियादी संकेत है। यहाँ लेखक यही कह रहे हैं कि अतीत हमारे अंदर एक धड़कन की तरह है। वो हमारे आज के फैसलों में, हमारी भावनाओं में, हमारे डर में, हमारी हिम्मत में लगातार सांस ले रहा है। ये कोई पैसिव मेमोरी नहीं है, बल्कि एक एक्टिव प्रेजेंस है। हाँ, एक एक्टिव प्रेजेंस। और इसी जीवित एहसास को लेखक बचपन की तस्वीरों से और मजबूत करते हैं। वो घर का आंगन, तुलसी का पौधा, दीवारों पर टंगी तस्वीरें, माँ की धीमी आवाज। हाँ, माँ की धीमी आवाज। ये चीजें अपने आप में तो बहुत साधारण है, लेकिन जिस तरह से इन्हें पिरोया गया है, ये किसी मंत्र की तरह लगते हैं। एक सुरक्षित दुनिया का मंत्र। हाँ, ये सिर्फ चीजों की एक लिस्ट नहीं है, ये प्रतीक है, सिंबल्स है। तुलसी का पौधा सिर्फ एक पौधा नहीं है, वो आस्था का, एक रूटीन का प्रतीक है जो बच्चे को एक सुरक्षा का एहसास देता है। माँ की धीमी आवाज, वो सिर्फ एक आवाज नहीं है, वो बिना शर्त के मिलने वाली देखभाल है। और इन सब के बीच एक लाइन आती है जो इस पूरे हिस्से का मतलब सार है। निस्तब्धता भी संवाद हो सकती है। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा कि ये सिर्फ दो लोगों के बीच की खामोशी नहीं है, ये उस बच्चे और उसके पूरे माहौल के बीच का एक रिश्ता है। उस बच्चे का तुलसी के पास चुपचाप बैठे रहना, वो खालीपन नहीं है, वो एक तरह की बातचीत है। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? ये बहुत ही बेहतरीन व्याख्या है। बिल्कुल यही बात है। ये वो संवाद है जहां शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, जहां सिर्फ मौजूदगी ही सबसे बड़ा संवाद है। उस खामोशी में एक भरोसा है, एक स्वीकृति है। बच्चे को पता है कि वो सुरक्षित है, वो अपनी जगह पे है। और इसी संवाद से वो दुनिया बनती है जहां भय का कोई स्थान नहीं था। बचपन की मासूमियत का इससे सुंदर वर्णन शायद ही हो सकता है। लेकिन फिर वो शांति भंग होती है, वो आंगन छूट जाता है, और यहीं से लेख का मिजाज थोड़ा थोड़ा बदलता है। लेखक बारिश की बूंदों को देखते हैं और हर बूंद उन्हें किसी बीते पल की याद दिलाती है, क्षणिक, चमकती हुई और फिर मिट जाती हुई। ये बदलाव बहुत धीरे से आता है पर बहुत असरदार है। और यही वो सवाल उठता है जो शायद हम सब खुद से पूछते हैं, क्या हम सच में आगे बढ़ जाते हैं? और ये इस लेख का सेंट्रल क्वेश्चन बन जाता है। समाज हमें हमेशा कहता है मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, जैसे कि अतीत एक बोझ है जिसे पीछे छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये लेख उस धारणा को चुनौती देता है। लेखक का जवाब है कि हम शायद आगे नहीं बढ़ते, बल्कि अपने भीतर कुछ चलचित्र संजोते चलते हैं। चलचित्र, ये शब्द बहुत सोच समझ कर चुना गया है। तस्वीर या फोटो नहीं, बल्कि चलचित्र, मतलब एक मूविंग पिक्चर, एक फिल्म। तस्वीर तो स्थिर होती है, पर चलचित्र में गति होती है, एक कहानी होती है। तो इसका मतलब है कि हमारी यादें हमारे दिमाग में किसी फिल्म की रील की तरह हैं, जिसे हम साथ लेकर चलते हैं। हाँ, बिल्कुल। और एक फिल्म की रील में हर फ्रेम जरूरी होता है, चाहे वो खुशी का हो या दुख का। आप किसी एक फ्रेम को काटकर रील से अलग नहीं कर सकते, वरना कहानी अधूरी रह जाएगी। ये चलचित्र का जो मेटाफर है, ये हमें बताता है कि हमारे अनुभव वो गायब नहीं होते, वो हमारे व्यक्तित्व की कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। हम उन्हें अपने अंदर समोए हुए ही आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना
मतलब पीछे छोड़ना नहीं, बल्कि साथ लेकर चलना है। और अगर ये एक फिल्म है तो इसमें सिर्फ सिर्फ सुखद सीन तो नहीं हो सकते। लेक इस हकीकत से मुंह नहीं मोड़ता। एक सहेली का जिक्र आता है, टूटे हुए सपनों की बात होती है और एक बहुत ही चुभने वाली सीख मिलती है कि सरलता सबसे कठिन पाठ है। ये उस फिल्म का वो हिस्सा है जिसे शायद हम बार बार देखना नहीं चाहेंगे। बिल्कुल। और यहीं लेखक का संतुलन देखने लायक है। वो यादों की सिर्फ एक मीठी नॉस्टैल्जिक दुनिया नहीं बनाते, वो उसकी कड़वाहट को भी स्वीकार करते हैं। और फिर वो एक विरोधाभासी लेकिन बहुत खूबसूरत बात कहते हैं कि ये छवियां मन को नम कर देती हैं, पर उनमें एक अजीब सा सुकून भी छुपा होता है। नम आंखों में सुकून, ये समझना थोड़ा मुश्किल लगता है। दर्द तो दर्द होता है, उसमें सुकून कहां से आ सकता है? मतलब जब मुझे कोई दुखद याद आती है तो मन भारी हो जाता है, सुकून तो महसूस नहीं होता। शायद यहाँ सुकून का मतलब खुशी या आनंद नहीं है। ये सुकून आता है स्वीकृति से, एक्सेप्टेंस से। जब हम अपनी दर्द भरी यादों का सामना करते हैं तो हम अपनी कहानी की पूरी सच्चाई को स्वीकार कर रहे होते हैं। हम ये मान रहे होते हैं कि हाँ, ये भी मेरे जीवन का हिस्सा है। इस अनुभव ने भी मुझे बनाने में एक भूमिका निभाई है। अपनी पूरी कहानी को उसके अच्छे बुरे हर अध्याय के साथ अपनाने में जो एक संपूर्णता का एहसास होता है, शायद वही सुकून है। अच्छा, तो ये अपनी जड़ों से जुड़ने जैसा है। ये स्वीकार करना कि हम जो भी हैं, इन्हीं सब अनुभवों की उपज हैं। हाँ, उस सच्चाई में एक तरह की शांति है। ठीक कहा आपने। ये उस यात्रा को सम्मान देने जैसा है जो हमने तय की है। वो यादें हमें बताती हैं कि हम कहाँ से आए हैं और क्या-क्या सहकर यहाँ तक पहुंचे हैं। उस जुड़ाव में एक गहरी स्थिरता मिलती है, भागने में नहीं। और इस फिल्म और इसकी कहानी के बाद लेख एक और नए रूपक पर आकर खत्म होता है। यहाँ यादों की तुलना एक धीमे गीत से की गई है। मुझे दोनों रूपक, चलचित्र और गीत, आपस में जुड़े हुए लगते हैं। जैसे चलचित्र वो फिल्म है जिसे हम देखते हैं और धीमा गीत उसका बैकग्राउंड स्कोर है जो हमेशा बजता रहता है। क्या खूबसूरत कनेक्शन जोड़ा है आपने। बिल्कुल, ये एक धीमा गीत है जो शोर नहीं करता। ये हमारे जीवन के शोर शराबे के पीछे एक हल्की सी धुन की तरह बजता रहता है। और लेखक कहते हैं कि ये गीत हमें रुलाता नहीं, अतीत के चलचित्र बस थोड़ी देर के लिए हमारे पास बैठ जाते हैं। ये दोस्ती जैसा रिश्ता है, जैसे कोई पुराना दोस्त बिना कुछ कहे बस खामोशी से आपके पास आकर बैठ जाए। ये यादों को देखने का बहुत ही मैच्योर नजरिया है। हम अक्सर यादों से या तो लड़ते हैं या उनमें डूब जाते हैं। उन्हें बस अपने पास बैठने देने का ख्याल ही बहुत शांत करने वाला है। बिल्कुल, ये एक तरह का ध्यान है, एक मेडिटेशन है, जहां आप अपने विचारों और यादों को आने देते हैं, उन्हें देखते हैं और फिर उन्हें जाने देते हैं। आप उनसे उलझते नहीं उन्हें पकड़कर रखते हैं। लेख यही सुझाता है कि अतीत के साथ हमारा रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए, एक शांत सह अस्तित्व का। वो आता है, अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है और फिर धीरे से रात की निस्तब्धता में विलीन हो जाता है। वो हम पर हावी नहीं होता। तो कुल मिलाकर इस पूरी यात्रा का निचोड़ क्या है? लेख का अंत इस पंक्ति से होता है, अतीत कोई बोझ नहीं, वो हमारी पहचान का शांत संगीत है। ये लाइन अपने आप में इस पूरे लेख का दर्शन समेटे हुए है। इसका मतलब यही है कि हमारा अतीत चाहे कितना भी जटिल या दर्द भरा क्यों न रहा हो, वो हमें परिभाषित करता है। हमारी पहचान की इमारत उन्हीं अनुभवों की ईंटों से बनी है। और जब आज की दुनिया की रफ्तार बहुत तेज और शोर भरी लगे, जब हम खुद को खोया हुआ महसूस करें, तो अपनी यादों की इस धीमी धुन को सुनना, ये हमें ठहराव और खुद से दोबारा जुड़ने का मौका दे सकता है। जैसे किसी तूफान के बीच कोई शांत जाना पहचाना संगीत सुन लेना, जो हमें याद दिलाए कि हम कौन हैं। ठीक वैसा ही ये संगीत हमें बताता है कि हमारी पहचान रातों रात नहीं बनी है, बल्कि अनगिनत छोटे बड़े पलों, अनुभवों और यादों से मिलकर तैयार हुई है। और ये एहसास हमें मजबूती देता है। ये हमें बताता है कि हमारे पास एक कहानी है, हमारी अपनी एक अनूठी कहानी। और ये एक बहुत ही ताकतवर एहसास है। तो आज की इस बातचीत का सबसे बड़ा सार यही है कि अतीत को एक बोझ की तरह देखने के बजाय उसे अपनी पहचान के एक शांत संगीत की तरह देखना चाहिए। एक ऐसी धुन जो हमें मुश्किल समय में सुकून दे सकती है और हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखती है। और ये भी कि उन यादों का सामना करना, चाहे वे कैसी भी हों, ये खुद को पूरी तरह से स्वीकार करने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है। उनसे भागना एक तरह से खुद से ही भागना है। ये लेख हमें खुद के साथ दोस्ती करने का एक रास्ता दिखाता है। वाकई
इस लेख पर यह बातचीत बहुत बहुत गहरी रही है। बुक बातें में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वो बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली कोई भी गहरी चर्चा मिस न करें। और जाने से पहले हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। आपकी स्मृति का वो कौन सा शांत संगीत है जिसे आप दुनिया की भागदौड़ के बीच सुनना पसंद करें हैं? सोचिएगा जरूर।